गरीब वर्सेस अमीर का घर। अयोध्या नाम के गांव में सुखराम नाम के व्यक्ति के श्रीधर और श्रीकर नाम के दो बेटे थे। श्रीकर बहुत समझदार था, लेकिन श्रीधर और उसकी पत्नी फिजूल खर्ची करते थे। एक दिन शराब पीकर घर लौट रहे श्रीधर से सुखराम, अरे कमबख्त, कभी तूने ये भी सोचा है कि तेरे बीवी बच्चे हैं? अरे अपने भाई से सीखो। जायदाद के बंटवारा होने के बाद उसने कितने पैसे कमाए हैं। इतना ही नहीं, बहुत बढ़िया घर बना रहा है, आधा घर पानी में और आधा घर जमीन पर। तो मैं क्या करूं? अब देखो, हर बार मैं जब पी कर आता हूं तुम मुझे यूं तंग करते रहोगे तो मैं ये भी नहीं देखूंगा कि तुम मेरे पिताजी हो। मैं तुझे कुत्ते की तरह काट काट कर चबा जाऊंगा, कह देता हूँ। वाह वाह। ये बात सुनकर श्रीधर की पत्नी जानकी, भाऊजी आजकल ये पागल हो गए हैं, नहीं तो बड़े छोटे की समझ ही नहीं है। आजकल इन्होंने शराब भी पीना शुरू कर दिया है, मुझे कुछ भी खरीद कर नहीं देते। अरे देखो, मेरी मर्जी है, मैं पीऊंगा। वैसे शराब की बोतल 1000 रुपए की है, पर तेरी साड़ी तो 30,000 से शुरू होती है। अरे अभी तुम्हारे पास 5-6 साड़ियाँ हैं, क्या ये काफी नहीं है? अरे मुझे आराम से शराब भी नहीं पीने देते। अरे औरतों के लिए ट्रक भर तो क्या, टाइटैनिक भर कर भी साड़ियाँ हो तो काफी नहीं है। मुझे साड़ी खरीदनी है, पैसे देते हो या नहीं? ऐसा कह रही थी कि तभी श्रीकर वहाँ आया। श्रीकर अपने पिताजी से, पिताजी हमारा नया घर तैयार हो गया है, आप आकर वहाँ हमारे साथ रहिए। थोड़े दिन बाद आता हूँ बेटा। अब जब मैं यहाँ हूँ तभी ये इतने नाटक कर रहा है। अगर मैं यहाँ नहीं रहा तो अपने बीवी और बच्चों को सड़क पर ला देगा ये। तब श्रीधर श्रीकर से, हेलो मेरे बड़े भाई, तुम अपने नए घर में मुझे नहीं बुलाओगे? कहते हैं कि नए घर को शराबी का आशीर्वाद मिले तो बहुत अच्छा होता है। इतना ही नहीं, उसकी नजर भी उतर जाती है, इसलिए तुम ना भी बुलाओ तो मैं आऊंगा। आकर मैं तुम्हें बस आशीर्वाद करूंगा। अगले दिन सुखराम, श्रीधर, जानकी उनकी बेटी कीर्ति के साथ श्रीकर के घर गए। वहाँ सब उस बढ़िया घर को हैरान होकर देख रहे थे। अजी देखा, घर कितना आलीशान है, ऐसा लगता है किसी जादुई दुनिया में आ गए हैं। लगता है घर के अंदर समुंदर आ गया है। कुछ भी कहो, जेठानी को देखकर जलन सी होती है। अब तो बस दीदी साड़ियाँ ही साड़ियाँ खरीदेगी और ढेर सारे गहने पहनेगी। ये बातें सुनकर श्रीकर की पत्नी वैदेही, अरे बहन तुम चिंता ना करो, तुम्हारे पति भी ऐसा आलीशान घर बनाएंगे। ये घर तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे घर को हम हैरान होकर देखेंगे। बिल्कुल सही कहा भाभी जी, आप कह रहे हो कि बनाएंगे। अरे मैंने तो ऑलरेडी खरीद लिया है भाभी, हमारे घर का गृह प्रवेश कल ही है, आप सबको आना होगा। अरे तूने नया घर खरीदा कब? यानी रोज शराब पीते हो फिर भी तुम पैसे बचाते हो। वेरी गुड बेटा, मैंने तुम्हें गलत आंका था। अरे देखो पिताजी, ये बचत वचत जैसे गालियाँ मेरे सामने ना देना। तुम सब जल्दी घर आ जाओ, मैंने उसमें तुम्हारे लिए भी एक कमरा बनाया है, वो कोई साधारण कमरा नहीं है। अरे तुम बस पानी में तैरते रहोगे पिताजी, बस मौज करो। अगर बापूजी मौज करेंगे मैं तो बस ऐश कर सकती हूँ, क्यों है ना? जरा बताओ तो सही अपना घर कैसा है, प्लीज प्लीज, बस थोड़ा सा बता दो, बाकी मैं कल्पना कर लूंगी। अरे कर लो, अच्छी तरह कल्पना कर लो। जानती हो अपना घर होगा कैसे? हाँ? अब ये घर पानी के ऊपर है, अपने घर के अंदर ही पानी होगा। सारे सामान घर के अंदर पानी में तैर रहे होंगे। अगर हमने अपना घर देख लिया तो हमें तो भूख भी नहीं लगेगी। अच्छा, अरे मुझसे और नहीं सहा जाता, जरा जल्दी चलो, घर जाकर देखना है मुझे। ठीक है, अभी ले चलता हूँ सबको, चलो। कहकर सबको एक पानी में तैर रहे झोपड़ी के पास ले गया। अब बाढ़ के कारण घर के अंदर पानी आ गया था और घर के सारे सामान पानी में तैर रहे थे। ये देखकर सुखराम, अरे कमबख्त, यहाँ कहाँ ले आए? ऊपर से बाढ़ का सारा पानी घर के अंदर आ गया है। अरे यहाँ कौन रहेगा?
मैंने क्या कहा था पिताजी? अरे तुम्हारे बहू के साड़ियों और गहनों के लिए मेरे बहुत उधार हो गया है। अब उधार चुकाने के लिए अपना वो पुराना घर, इसके गहने, साड़ियाँ सब बेचा और ये घर खरीदा है। तो अब से हमें पसंद हो या ना हो, हमें यहीं रहना होगा। जाओ, आप अपने कमरे में जाके सो जाओ। अरे शराबी कमीने, अरे तेरे उधार चुकाने के लिए मेरे साड़ियाँ और गहने सब बेच दिए और इस घर में रहने को कहते हो? अरे कमीने, मेरी साड़ियाँ और गहने ना हो उस घर में मैं कैसे रहूंगी? हे भगवान, अब मैं यहाँ नहीं रहने वाली, मैं मायके चली जाऊंगी। देखा पिताजी, मुझे उल्लू बना के कैसी कैसी बातें सुना रही है। जब मैं उसे साड़ियाँ खरीद के देता था, गहने खरीद कर देता था, तब मैं भगवान था, पर अब मुझे गाली दे रही है। देखो पिताजी, कम से कम आप तो उसे समझाओ। अब नए घर में नारियल फोड़ के खाना बनाने के लिए कहो पिताजी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, नारियल फोड़ूंगी तुम्हारे सर पर। अरे तुम पैसे तो बचा नहीं सकते, तो तुम्हें क्या जरूरत है पत्नी और बच्चों की? कहकर अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली गई। जानकी के जाने के बाद श्रीधर से सुखराम, अरे बेटे, तुम कैसे रहते थे? अब तुम्हारा ये क्या हाल हो गया है बेटा? मैंने सोचा था कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है और तुम तो अपने पत्नी और बच्चों को रास्ते में ले आए। तभी पास खड़ा श्रीकर, पिताजी आप चिंता ना करो, ये सब जानकी को सबक सिखाने के लिए मैंने और भाई ने मिलकर ये नाटक किया है। अब जिस घर का गृह प्रवेश हुआ था वो घर श्रीधर का बनाया हुआ है। मेरा घर भी वैसा ही है। ये बात आपके और जानकी के अलावा सबको पता है। अब शुक्र है भाई, मैं तो टेंशन से ही मर जाता। अब जानकी को अपने मायके में जितने दिन रहना चाहती है रहने दो, जब वो बदल जाएगी तब उसे घर ले आते हैं। अंडरग्राउंड सीक्रेट मैंशन स्विमिंग पूल। एक गांव में शुभम नाम का एक धनवान रहता था। उसकी पत्नी थी रजिता और बेटे का नाम टिंकू था। शुभम का बिजनेस में खूब लाभ हुआ तो 2 साल में उसने खूब पैसे बना लिए और एक बड़ी हवेली बनाया, कार भी खरीदा। तब रजिता का बड़ा भाई तिजोरी भी आकर उनके साथ रहने लगा। वो अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर यहाँ अच्छा खाना खाते हुए एंजॉय करने लगा। एक दिन उनके घर रजिता के दूर के रिश्तेदार बंसी नाम का एक बूढ़ा आया। वो उस हवेली में सोफा में बैठकर रजिता का प्रतीक्षा करने लगा। तभी रजिता और तिजोरी वहां आए। तिजोरी रजिता से, इस बूढ़े को देखा, इसकी ये हिम्मत, उसके घर में बैठने के लिए बांस की भी कुर्सी नहीं है और यहाँ तुम्हारे घर में तुम्हारे सामने सोफा में ठाट से बैठा है। रजिता को गुस्सा आया। रजिता बंसी से, यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? पहले उस सोफा से खड़े हो जाओ। बंसी परेशान होकर उठा। बेटे, मेरी बेटी की शादी तय हुई है, तुम लोगों को शादी में आमंत्रित करने के लिए आया था। क्या तुम भिखारियों के घर की शादी में हम आए? हमें शादी में बुलाने के लिए इस गांव के जमींदार भी 10 बार सोचता है। लगता है पैसों के लिए आए हो। मैं 10,000 रुपए डालती हूँ तुम्हारी झोली में, वो लेकर यहाँ से चले जाओ। अगर गांव वालों को पता चला कि तुम हमारे रिश्तेदार हो तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। मुझे पैसे नहीं चाहिए बेटा, मैं चलता हूँ, तुम चिंता ना करो, कहकर चला गया। ये सब दूर से शुभम और टिंकू देख रहे थे। ये क्या डैडी, मम्मी ने बंसी नाना का इस तरह अपमान करके भेज दिया। आजकल तुम्हारे मम्मी के पांव जमीन पर नहीं है बेटा। वो भूल गई हैं कि 2 साल पहले तक हम भी झोपड़ी में ही रहते थे और साथ में आग में घी का काम करने के लिए तुम्हारा मामा जी भी जो हैं, उन्हें घर से भगाना चाहता हूँ, पर तुम्हारे मम्मी अपने भाई से बहुत प्यार करती हैं। इनके वजह से ही गांव में मेरी इज्जत नहीं रही। हाँ डैडी, बबलू गरीब है कहकर मम्मी मुझे उसके साथ भी खेलने नहीं देती। मम्मी को कैसे समझाए डैडी? पता नहीं बेटे, समझ में नहीं आता, भगवान ही हमें आइडिया देगा। कुछ दिनों बाद शुभम घर पर बहुत चिंतित बैठा था। रजिता, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठे हो? समझ में नहीं आता कि तुम्हें कैसे बताऊं। अपने धंधे में बहुत नुकसान हो गया। कर्ज चुकाने के लिए अपना घर, जमीन, कार सब बेचना होगा। इतना ही नहीं, हमारे हर चीज जैसे टीवी, फ्रिज, सोफा सब बेचना होगा। पहले तुम अपने गहने और कीमती साड़ियां ले आओ, उन्हें बेचकर कुछ लोगों का उधार चुकाता हूँ। रजिता दंग रह गई। इस तरह शुभम का परिवार गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहने लगा। तिजोरी उस झोपड़ी को देखकर
जो बीच में आया था वो बीच में ही गया। तुम्हारी जिंदगी फिर वहीं आ गई है बहना। मैं इस झोपड़ी में नहीं रह सकता। मैं चलता हूँ। अपने पत्नी के हाथ पैर जोड़कर किसी तरह मैं घर चला जाऊंगा। अब तुम जानो और तुम्हारी किस्मत, कहकर चला गया। रजिता अपने भाई की बातें सुनकर बहुत दुखी हुई। फिर रजिता घर के बाहर लकड़ी के चूल्हे में खाना पकाने लगी। टिंकू शुभम से, बेचारी मम्मी सेल फोन पर 2 बटन दबाकर स्विगी से खाना ऑर्डर करती थी, अब 2 घंटे मेहनत करके खाना बना रही है। कोई बात नहीं बेटे, सोने को आग में तपाओगे और हथौड़ी मारोगे तभी गहना बनेगा। पर हाँ, वो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने देगी। तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को ले आओ और अपने झोपड़ी के पीछे वाली झाड़ियों के पास जाकर देखो। तब टिंकू और बबलू वहाँ उन्होंने झाड़ियां हटाया तो जमीन पर एक दरवाजा दिखाई दिया। उसे खोला, सीढ़ियों से नीचे उतरकर अंदर गए। वहां एक बहुत बड़ा मैंशन था और वहां स्विमिंग पूल भी था। उस मैंशन में उनके सारे पैसे, गहने, सब कुछ था। टिंकू और बबलू हैरान हो गए। दोनों स्लाइडर में फिसलते हुए जाकर स्विमिंग पूल में कूदे। स्विमिंग करते हुए वो एंजॉय करने लगे। बाद में फ्रिज से आइसक्रीम निकालकर खाने लगे। यूं वे दोनों हर रोज उस अंडरग्राउंड मैंशन के स्विमिंग पूल में तैरने लगे। शुभम रिक्शा चलाते हुए रजिता को पैसे लाकर देता था। एक दिन रजिता, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। मैंने पैसों के घमंड में बहुत पाप किया, इसीलिए भगवान ने हमें यूं सजा दिया। आज बंसी मामा की बेटी की शादी है, बेचारे हमें बुलाने आए थे और मैंने उनका अपमान किया। मैं आज शादी में जाती हूँ, उनके पैर पर गिरकर माफी मांगूंगी। तुम में ये परिवर्तन लाने के लिए ही मैंने सब किया। हमारे रुपए जायदाद कहीं नहीं गया। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इस तरह शुभम रजिता को लेकर उस सीक्रेट मैंशन में गया। उसे देखकर रजिता हैरान हुई। उसकी आंखें भर आईं। रजिता ने तुरंत वहां रखे गहनों को उठाया। शुभम, रजिता, टिंकू बंसी मामा की बेटी की शादी में गए। उन्हें देखकर बंसी हैरान हुआ। रजिता उनके पैर पकड़कर, मुझे माफ कर दीजिए मामा जी, ये गहने मैं अपनी बहन को प्यार से दे रही हूँ, घमंड से नहीं। कृपया करके मना मत कर दीजिए, कहकर वो गहने दिए। बंसी बहुत खुश हुआ। तब तिजोरी वहां पहुंचा। और शुक्र है, अब मैं बहुत खुश हूं बहना। सुना है तुम्हारे पैसे कहीं नहीं गए। अब से हम सब मिलकर उस अंडरग्राउंड मैंशन में मजे से स्विमिंग करते हुए रह सकते हैं। चलो चलते हैं। ए छी, चुप हो जाओ। बड़ों ने सही कहा था कि तुष्ट से दूर रहो। तुम दोबारा हमारे घर की तरफ भी आए तो स्विमिंग पूल में डुबाकर मार डालूंगी, खबरदार। तिजोरी शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। शुभम और टिंकू ये देखकर खुश हुए।